गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कृतिका का पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ा रही हूँ। अभी तक का मैंने बताया था लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक पर जाती हैं और वो कहती हैं उस शहर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आसमान की सारी सुंदरता ज़मीन पर आ गई हैं। आगे जाने पर लेखिका कहती हैं मैंने हिमालय की सबसे ऊंची और तीसरी चोटी कंचनजंगा देखनी थी, पर पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी मुझे बादल मिलने के कारण वह चोटी नहीं दिखाई दी। आगे लेखिका कहते हैं थोड़े आगे बढ़ने पर जब मैं जा रही थी तो मैंने रास्ते पर 108 रंग की सफ़ेद पताकाएं झंडियाँ लहरती हुई देखी। तो मेरे गाइड जितेंद्र ने बताया है कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है और बुद्ध धर्म के अनुयायी लोगों में से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शोक प्रकट करने के लिए शहर से कुछ दूरी पर शांत जगह पर इन झंडियों को लगाया जाता है। ये गिनती में 108 होती हैं और ये सफ़ेद रंग की होती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। इसके आगे लेखिका बताती हैं कि कोई भी यदि मेरे गाइड ने बताया कोई शुभ काम होता है तो 108 रंग की रंगीन पताकाएं लहराई जाती हैं। उसके आगे लेखिका कहती हैं जब आगे बढ़ते हैं तो एक रास्ते पर एक स्थान आता है जिसे कभी लॉन्ग स्टॉक कहते हैं। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके आगे हम सक्रिय मार्गों पर चलते जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक प्रेयर व्हील घूमता हुआ दिखाई देता है। इसके बारे में जितेंद्र ने बताया है इसे धर्म चक्र कहते हैं और इसे घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके आगे जाने पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं मौसम सुहावना होता जाता है, रास्ते सक्रिय होते जाते हैं और पहाड़ों से बहते हुए झरने दिखाई देते हैं। वहाँ पर हम एक झरना देखते हैं जिसका नाम 7 सिस्टर वाटरफॉल होता है। उसके आगे निकलने पर लेखिका कहती हैं जगह जगह पर हम रास्ते में देख रहे हैं कि औरतें बैठी हुई पत्थर तोड़ रही हैं और उन पत्थरों से सड़कों के पत्थरों को तोड़ रही हैं। उनके हाथों पर हथौड़े हैं और उनके हाथों पर क्या है इस समय गांठें बन गई हैं। इसके आगे मैं आपको आज बता रही हूँ लेखिका कहती है जब हम इसके आगे बढ़ते हैं और मेरा गाइड जितेंद्र कहता है अब बड़ा खतरनाक कार्य होने वाला है। मेरे मुंह से आकर निकल जाता है सजीदा हो जाओ। सजीदा मतलब कि सावधान हो जाओ। पिछले महीने एक ही की जान चली गई थी। जितेंद्र बताता है वहाँ का जो मेरा गाइड होता है कि इन कार्यों को करने के लिए, सड़कों को चौड़ा करने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सजीला होना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। पिछले महीने इस कार्य को करते हुए एक मनुष्य की जान चली गई थी। बड़ा ही कठिन कार्य होता है पहाड़ों में रास्ते बनाने का। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उखाड़ दिया जाता है और फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर क्या होता है, पहले डायनामाइट से बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदल दिया जाता है। फिर बड़े से जाले, फिर क्या होती है कि लोहे की जालियां बनाई जाती हैं और उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कट्टे रास्तों पर बाड़े की तरह लगा दिया जाता है। जरा सी चूक हुई और सीधे पाताल में, यदि चूक मतलब भूल होने पर ऐसा होता है सीधे पाताल में चले गए अथवा मृत्यु होने का डर रहता है। और तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। सिक्किम सरकार में बोर्ड लगा हुआ था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों में बनाने में कई लोगों की मौत हो गई है। इसे पढ़कर मुझे बहुत ही दुख होता है। एकाएक मेरा मानसिक चेतन बदल जाता है। मेरा मानसिक चेतन मतलब मेरे मन की स्थिति एकदम से बदल जाती है। मन पीछे घूम जाता है। मन मेरी पिछली जिस जगह में घूमने को गई थी उस जगह मेरा मन चला जाता है। इस प्रकार एक बार हम पालुम और गुमला लेखिका बता रहे हैं इससे पहले मैं एक जगह घूमने गई थी जिस जगह का नाम है पालुम और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन ढोलती आदिवासी युवतियाँ। उन्होंने क्या किया था कि पीठ पर बच्चों को अपनी टोकरी में पीछे बच्चों को बांधा हुआ है और वह पत्तों की तलाश में पत्तों को तोड़ रही हैं और वन वन में घूम रही हैं वहाँ की आदिवासी औरतें। उन आदिवासी युवतियों के
के फूले हुए पाँव। उन युवतियों के पाँव जंगलों में चलने के कारण बहुत ज़्यादा फूले हुए थे और पाँव में छाले पड़े हुए थे। इस प्रकार पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में ठंडे और इस स्थान पर पत्थरों को तोड़ती हुई पहाड़ी औरतों के हाथ में पड़े हुए ठंडे अतः हाथ में पड़ने वाली गांठें, पत्थरों को तोड़ने के कारण उनके हाथों में बहुत सी गांठें पड़ गई हैं। एक ही कहानी कह रही थी इन दोनों की ज़िंदगी में। जहाँ मैं पहले घूमने गई थी वहाँ की औरतें जंगलों में घूम घूम कर पत्तों की तलाश कर रही थी और इस स्थान पर पहाड़ी औरतें पत्थरों को तोड़ रही हैं। दोनों की ज़िंदगी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ही कहानी कह रही कि हर जगह की सारी मलाई एक तरफ, मतलब कि जो मलाई है बड़े बड़े जो लोग हैं वह तो एक तरफ हैं, सारे आंसू अभाव यातनाएं एक तरफ, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है उनका दुख आंसू और यातनाएं सब एक तरफ हैं। तभी मेरी सहयात्री जो मेरे साथ यात्रा कर रही थी उसका नाम मणि था और जितेंद्र दोनों मुझे खोजते खोजते मेरे पास आ गए, क्योंकि मैं उनसे अलग किसी जगह पर आकर बैठ गई थी। मुझे गमगीन देख, मुझे गम में डूबा हुआ देख जितेंद्र कहने लगा, मैडम यह देश की आम जनता है, आप जिस जनता को देख रहे हैं हमारे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। ऐसी जनता को काम करते हुए चाहे आप शहरों में जाएं, चाहे पहाड़ों में जाएं या मैदानों में जाएं, वहाँ हर जगह पर ये लोग मजदूरी ही करते हुए मिले होंगे। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों को सुंदरता देखिए, आप इन्हें क्यों देख रही हैं? आप तो यहाँ पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए आई हैं। आप यहाँ की पहाड़ों की सुंदरता के लेके जिसके लिए आपने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं। लेखिका मन ही मन सोचने लगी कि ये समान जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन भी है। लेखिका अपने मन में सोचने लगी ये यहाँ की समान जनता नहीं है बल्कि जीवन का संतुलन है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा रही हैं, मतलब इन्हें कितनी कम मजदूरी मिल रही है और ये समाज को कितना कुछ दे रही हैं। मन ही मन सोचने लगी। हम वापस जीवन की ओर मुड़ने लगे। तभी मैंने देखा कि श्रम सुंदरियाँ, मैंने देखा कि श्रम करती हुई महिलाएं एक जगह खड़ी हैं। वे महिलाएं किसी बात को लेकर ठाट्टा लगाती हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। तब उस समय की उदासी भरा, जो वहाँ का वातावरण बहुत उदासी भरा हुआ था, वातावरण ताजमहल के समान चमक उठता है। एक लगातार ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं। जितेंद्र बता रहा है, अब हम मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे कि हेयर पिन बेल्ट ले लेंगे और हम तेज़ी से और भी ऊंचाई पर चढ़ेंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, हेयर पिन बैंड के ठीक एक पड़ाव जहाँ पर हम रुकते हैं, पड़ाव कहते हैं रुकने वाली जगह पर, वहाँ पर मैंने देखा कि 7-8 वर्ष के उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं। क्या है, 7-8 उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे हैं और वो है एक झुंड बनाते हुए स्कूल से लौट रहे हैं और हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। हमारी ओर हाथ खड़ा करके हमसे कह रहे हैं कि हमें भी गाड़ी में बैठा दो और हमारे शहर, हमारे गाँव पे छोड़ दीजिए। जितेंद्र ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर। जितेंद्र ने लेखिका को और उसकी सहपाठी मणि को बताया कि ये हर दिन 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पहाड़ों की चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और 3-3.5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, चलकर ये स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल बस नहीं है? मणि उनसे पूछती है कि वहाँ पर स्कूल बस नहीं है। मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ता है, मैडम यह मैदान नहीं है, यह पहाड़ी इलाके हैं। मैदानों की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है। जो थोड़ा बहुत तराई वाला भाग है, मैदानी भाग है, वहीं पर एक स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, ये बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपने माँओं मतलब कि माताओं के साथ मवेशी अच्छा पशुओं को भी चलाते हैं।
स्कूल से पढ़ने के बाद जब शाम को ये आते हैं तो इनकी माताएं क्या है, पशुओं को चरा रही होती हैं, उनके साथ अपने पशुओं को भी चराते हैं, पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी लाते हैं। खुद मैंने भी इस तरह के कार्य किए हैं। लेखक उन्हें इन सब बारे में बता रहा है। पहला इसका क्वेश्चन है, सेनानियों को प्राकृतिक आलोक की छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है। सेनानी जो घूमने जाते हैं उनको है, वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं, वहाँ के सरकारी लोग जो वहाँ की व्यवस्था में संलग्न होते हैं। दूसरा, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, जो स्थानीय गाइड होता है जिसे उस क्षेत्र के बारे में सब कुछ पता होता है। वहाँ के स्थानीय लोग जो सेनानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं। चौथा, वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते, उत्साह से भरपूर होते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, लेखिका के लिए किसका सौंदर्य असहाय है। लेखिका ने देखा कि सूरज ढल रहा है, पहाड़ी औरतें गायें चराकर लौट रही हैं, कुछ पहाड़ियों के सिर पर लकड़ी के भारी भारी गट्ठर थे, ऊपर आसमान धुंध और बादलों से घिरा था। तभी एक दृश्य और देखा कि नीचे चाय के बागानों में कुछ औरतें बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। बोकू वहाँ की उनकी वेशभूषा को कहते हैं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, नदी जिस प्रकार उफान लेती है, बहुत तेजी से बहती है, उनकी जवानी, हाँ उनकी जवानी और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, और मेहनत करने के कारण उनका चेहरा बिल्कुल गुलाब की तरह गुलाबी हो गया है। उसमें से एक औरत ने चटक लाल रंग का बेकू पहना था। सघन हरियाली, चारों ओर हरे भरे जंगलों के बीच चटक लाल रंग के डूबते सूरज की स्वर्णीय आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था जिसे देखकर लेखिका चीख पड़ती थी। उस युक्ति का सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो गया था। आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, कल मैं इसका अगला पैरा आपको पढ़ाऊंगी।